प्रोजेक्ट को डिफाइन करो तो वो है एक बहुत बड़ा घोटाला। 150 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया और ये 150 करोड़ की हालत देख लीजिए, यहाँ पे एक पैसा भी नज़र नहीं आ रहा। इट्स प्योरली डंप। और मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से सारे पैसे उठा के इस घर में डाले। मैं हूं आज नोएडा के सेक्टर 150 में और मेरे आसपास जो ये कचरे का ढेर देख रहे हैं, ये एटीएस का ली ग्रैंडियोस 2 का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च हुआ था और 2023 में लोगों को पोजीशन देने का वादा किया गया था। लेकिन आप ये जो चारों तरफ कचरे का ढेर देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ ये फेज़ 1 की इमारतें हैं जो पूरी बन चुकी हैं, लेकिन इस एरिया को बिल्कुल डंप यार्ड बना दिया गया है। और लोग यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी वही बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों उन लोगों को अभी तक ये फ्लैट नहीं मिला। अपने घर की इंतज़ार हम इतने सालों से कर रहे हैं। हमें 2023 में घर मिलना था और आज 2025 में। लुक एट द स्टेट। अब देखिए बुकिंग कब की थी? बुकिंग हमारी 2016 की है। 2016 में बुक कराया था, 2023 में मिलना था। बट आज सिचुएशन ये है कि हम कचरे के ढेर के आगे खड़े हुए और एक वीडियो बना रहे हैं बस। अब पता नहीं हमारी सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, मालूम नहीं। बट दिस इज आवर स्टोरी। ट्रस्टवर्दी लोग हैं, हमने अपना हार्ड अर्न मनी इसमें डाला है। इमेजिन एक टीचर की सैलरी कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी डाल रही है और उसके बाद उसका घर नहीं मिल रहा उससे, और वो रेंट पे रहने के लिए आमादा है। नाम के लिए तो हम गुरु होते हैं, पाँव छुए जाते हैं। और हमारी प्लाइट आज ये है कि हम बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं इनके लिए। आई होप इट रीचेस हिम। हमने इस प्रोजेक्ट को देखा, उस टाइम पर फेज़ 1 में काम चल रहा था और फेज़ 2 का दे प्रॉमिस्ड की विद इन 3 to 4 years 2023 के अंदर इस रिटर्न डिलीवरी, बट उससे 2 साल पहले ही वो हमेशा डिलीवर कर देते हैं। तो वो प्रॉमिस किया उन्होंने हमें। जिस टाइम पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर भी इसकी प्राइसेस इस एरिया के बाकी सारे प्रोजेक्ट से हाई थी। किस तरह से लेंडर और एटीएस दोनों लोग किस तरह से ये प्रोजेक्ट 2024 के अंदर ये एनसीएलटी में चला गया, ये रिसर्च करने की चीज़ है अथॉरिटीज़ के लिए कि जिसकी प्राइसेस सबसे हाई थी इस पूरे एरिया में, उस तरह का प्रोजेक्ट किस तरह से इंसॉल्वेंट हो गया और वो कोर्ट्स में चला गया। इस फेज़ 2 के अंदर लगभग 60 टावर बनने थे, लगभग 350 यूनिट्स हैं। 350 यूनिट्स में से कोई भी यूनिट इनकी 1.25 करोड़ से नीचे नहीं थी। एवरेज इन्होंने कुछ 125 करोड़ से 150 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने फेज़ 2 से कलेक्ट किए हैं। वो पूरे पैसे कहाँ पर गए इस साइट पे तो नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी कि वो इस साइट के अंदर 150 करोड़ रुपए लगे हो, ऐसा दिख नहीं रहा। तो वो पैसे कहाँ पर गए, ये भी अथॉरिटीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करने की चीज़ है। एक जो पॉइंट है कि अगर आरपी की रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से बना करके डिलीवर करना, तो उसको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी कि कुछ अच्छे बिडर्स को इनवाइट करे प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने, और एज पर लॉ दे हैव टू, उनको एडवर्टाइज़ करना है प्रोजेक्ट के बारे में 2 नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में। उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट डाली, उन न्यूज़पेपर्स के नाम को भी कोई नहीं जानता। तो सीरियसली उनके इंटेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ईएसके यहाँ पर लेंडर है, ईएसके ने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर था, जो उन्होंने क्लेम किया, कुल उनका जो लोन था वो 125 करोड़ रुपए का था, जो कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए था। बट पता नहीं कैसे क्या सिस्टम था, उसका जो फर्स्ट चार्ज है वो सिर्फ फेज़ 2 के ऊपर है। वो 125 करोड़ रुपए का लोन आज के डेट में जो एनसीएलटी के अंदर क्लेम के अंदर है वो 900 करोड़ रुपए का है। 125 करोड़ का लोन 900 करोड़ कैसे बन जाता है एक इस तरह के प्रोजेक्ट में, जहाँ पर प्रोजेक्ट एनसीएलटी में है, डिफ़ॉल्ट में, जहाँ पर रिकवरी नहीं हो रही। अगर मैं एक शब्द में इस पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करूँ तो वो है एक बहुत बड़ा घोटाला। और इस घोटाले में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे बिल्डर का है। इतने लोगों के पैसे खा लिए। एंड दूसरा अगर सवाल उठाना होगा तो मैं कहूँगा इस अथॉरिटीज़ के ऊपर। ये रेरा अकाउंट इतना बोस्ट करते हैं कि सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। रेरा अकाउंट रेरा में रजिस्टर्ड होने के बाद 150 से 200 लोगों का 30% पैसा इन्होंने लिया है। दैट विल बी अराउंड 200-300 करोड़ के आसपास इनका बायर से पैसा आया हुआ है। वो पैसा कहाँ गया वो पैसा? ये डंप यार्ड है पूरा। दिस इज़ अ प्योर डिजास्टर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट, नोएडा अथॉरिटी एंड द बिल्डर। 2019 में मैंने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था। इस प्रोजेक्ट में एएसके से 125 करोड़ रुपए का लोन एनईपीएल ने उठाया था। एनईपीएल है जो इसको बना रही है, जो कि 100% सब्सिडरी है एटीएस के। 125 करोड़ का जो लोन था वो डेट था, जिसमें उनको 10% के आसपास का कूपन इंटरेस्ट देना था, जो इन्होंने किसी भी साल नहीं दिया। ठीक है, 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी आ गई तो इन्हें इंटरेस्ट और के साथ मूलधन वापस करना था, जो उन्होंने नहीं वापस किया।
तो इनका जो डेट का एग्रीमेंट था उसमें यह था कि अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो पीनल इंटरेस्ट यानी कि 25% का लगेगा बिल्डर पे। बिल्डर को 25% देना पड़ेगा, तो वो 25% की कैटेगरी में आ गए। ऑल राइट, इसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं हुआ। इन बिटवीन जहाँ तक डेट मुझे याद है 31 मार्च 2022 को NEPL की जो नेटवर्थ थे वो माइनस में हो गई थी। इसका तात्पर्य यह होता है कि जितना पैसा जहाँ से लिया गया वो सब या तो खर्च हो चुका था या कहीं हटा दिया गया था। आई एम ऑलरेडी 73 प्लस। आज हम बड़ी हैरानगी ये होती है कि रेरा जैसे हम सुनते थे कि 70% जो कलेक्शन है एस्क्रो अकाउंट में जाता है और बिल्डर नहीं ले सकता। 150 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया और ये 150 करोड़ की हालत देख लीजिए, यहाँ पे एक पैसा भी नज़र नहीं आ रहा। इट्स प्योरली ए डंप यार्ड। अच्छा ये बताइए मुझे, कितने लोगों ने यहाँ पे कितने फ्लैट बायर्स हैं इस प्रोजेक्ट में? करीबन 500-600 होंगे। 500-600 जी। और मेरा ये देखता हूँ मैम कि मैं ऑलरेडी जैसे बताया 73 प्लस कर चुका हूँ। 2 बार मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है और मुझे पता नहीं कि मैं अपने लाइफ टाइम में इसको ले भी पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। अभी आप रेंटेड घर में रहते हैं? मैं मजबूरी में डॉटर के पास रह रहा हूँ इस वक्त, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में ठीक नहीं समझा जाता। ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री थी जो कि बंद हो गई और मेरे को मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ रहा है। हमने 2019 में अपना फ्लैट जब बुक किया था ATS का नाम सुन के कि बहुत बड़ा ब्रांड है, ये जो कमिटमेंट करता है उससे पहले ही फ्लैट डिलीवर कर देता है। लेकिन हमने 40% पेमेंट भी दे दी है, तो 2023 में इन्होंने हमें देना था जो कि आज तक हमें नहीं मिला है। तो हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। रहना तो है ही है, हम तो इंतजार करते हैं कि हमारा मिलेगा तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब हम वैसे अपने ही घर में रह रहे हैं, पर इतना हमारा पैसा लगा जो हमने सारा जोड़ा, सारी पूरा कितना लगा था आप लोगों का पैसा? हमारी 40% हमने दे चुके हैं इनको। कितने का था फ्लैट? कितने का था आपका? हमारा 1.25 करोड़ के आसपास था। अच्छा, अभी आप रहते कहाँ पे? हम ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। हमारा पुश्तैनी घर था, वो फिर मजबूरी में हमें बेचना पड़ा, बेच के हमें फिर उधर शिफ्ट होना पड़ा। आज 40 डिग्री का तापमान है। हम वीकेंड पे यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये सारा जो है कुछ भी कोई नामो निशान नहीं है कि जो हमने पैसे दिए उसका हमें कुछ फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये केस NCLT में जाता है और RP कुछ सोल्यूशन लेकर आते हैं तो ऐसे सोल्यूशन आते हैं कि हमें लगता है कि वी आर गेटिंग पेनलाइज्ड फॉर द पेमेंट दैट वी हैव डन। अब एक सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया, वो एक अलग से बिल्डर को लेके आए जो कि एक न्यूली बिल्डर हैं, बहुत एका बिल्डर, और उन्होंने बोला हम आपको आपका सारा फ्लैट बना के देंगे, आप हमसे लीजिए 11,000 स्क्वायर फीट पे। मतलब आप लोग से और एक्स्ट्रा पैसा मांग और एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। और उस जो बिल्डर है उनका कुछ अभी प्रेजेंस भी नहीं है थी मार्केट में। हमने 5,000 पे बुक करा, हमने बोला हमें एज पर द BB आप दीजिए, वो कह रहे हैं हम आपको देंगे 11,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब आप बताइए एक आम इंसान इस सॉल्यूशन को, मतलब ये सॉल्यूशन ही नहीं है पहली बात तो हम इसको हाँ भी करें तो कैसे करें। हमें बताया गया था कि यहाँ पे एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड बनेगा और हमारे साथ तो टावर बनेंगे, हर तरह की लेटेस्ट इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। बट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज 2025 है और ये एकदम ही पूरी तरह से डंप यार्ड बना दिया गया है। हमारे सारे पैसे ले लिए उन्होंने और अभी तक इस प्रोजेक्ट का कुछ भी हुआ नहीं है। और जो है हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसमें भी डेट पे डेट मिलती जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सो वी आर इन वेरी बैड सिचुएशन एक्चुअली। धीरे धीरे मालूम हुआ कि इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। पहला कारण दिया गया कि कोविड की वजह से। बिल्डर से हम लोग बात करते रहे, वो लोग हमें आश्वासन देते रहे। कई बिल्डर से उन्होंने 2022 तक किस्त भी लेते रहे वो कि अब बन जाएगा और हम लोग वहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। आप लोगों ने 22 के बाद किस्त देना बंद कर दिया? नहीं, हमारा तो 19 में ही हमने 40% पैसा पे कर दिया था, एडवांस में ही किस्त दे दिया था। मतलब इंटरनेशनल टाइप का फुटबॉल ग्राउंड होगा, आसपास यहाँ पर बिल्डिंगें होंगी, पीछे गोल्फ कोर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मिलके चीटिंग की है आम पब्लिक के साथ। फैमिली तबाह हो रही है। जो इसमें 170 लोग हैं हम लोग यहाँ पर, ऑलमोस्ट सबकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। हमारी प्लानिंग थी भाई हमने बच्चों की शादी करनी है, यहाँ से हम शादी करेंगे, एक बड़ा हाउस होना चाहिए जिसमें सब लोग रह सकें, जॉइंट फैमिली। अब वो सपना बिल्कुल ख़त्म। हम लोगों ने 2020 में ये प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए थे। ऑफ कोर्स एक लैंड बेच करके इस पे इन्वेस्ट किया गया था। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं इसलिए क्योंकि ATS अभी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ATS होमक्राफ्ट के नाम पे, अंडर द सेम ब्रांड नेम विद द सेम ओनर्स। और इसकी तो उम्मीद है नहीं हम लोगों को कि ये मिलेगा, बट एटलीस्ट और लोग, वी कैन नॉट सी ATS सर्वाइव नाउ बिकॉज
वो बाकी लोगों को इसी एरिया में प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं जिससे बाद में लॉन्च हुए हैं, और इस प्रोजेक्ट पे कुछ नहीं हो रहा। इट हैज़ बीन अ डंपिंग यार्ड टू ऑल दोस प्रोजेक्ट्स विच आर नियर बाय। ATS होमक्राफ्ट के यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं विच आर नियरिंग इट्स कंप्लीशन, और उनका डंपिंग ग्राउंड है ये। फेज़ 1 की लाइबिलिटी सारी फेज़ 2 पे आई हुई है एंड दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। सो या द मैसेज इज़ कि लोगों को पता लगे कि ATS इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड जिसके ऊपर हमने पैसे लगाए थे, और ATS सोच के हमने अपना लैंड बेच के इस पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो लोग ना गलती करें। मैं 2017 में ATS प्रिस्टीन में फ्लैट लेने के लिए गया था। ATS में मैं जानता था अच्छा बनाते हैं, तो प्रिस्टीन का सेल्स ऑफिस था। तो प्रिस्टीन के सेल्स ऑफिस में ATS का सेल्स पर्सन हमसे कहता है कि नहीं आइए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो आने वाली है। 2017 के दिसंबर में प्रिस्टीन पूरा बिका नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे वो नहीं दिया। वो लेके आए यहाँ पे, कहे कि देखिए यहाँ पे अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स मिलेगा। गोल्फ कोर्स कहीं दिख नहीं रहा, एक बड़ा सा गार्डन टाइप है, उन्होंने कुछ डिज़ाइन कर दिया। तो पहले तो गोल्फ कोर्स बताया, फिर कहा कि इसके सामने यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेडियम आएगा, तो आप जो है स्पोर्ट्स सिटी के सेंटर में होंगे, और इनका ये आसपास के हिसाब से ये महंगा प्रोजेक्ट था। तो मुझे इन्होंने लुभा के कहा कि इसमें पैसे लगाइए। मेरे पास अभी घर नहीं है, मैं रेंट में रहता हूँ। ये 2023 में डिलीवर होना था, आज 3-4 साल ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे डंप यार्ड बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसमें, इनके बुक्स को देखना चाहिए कहाँ पैसे साइफन कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। बट प्रशासन भी इनके प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जा रहा है, और ATS के 6 प्रोजेक्ट NCLT में चल रहे हैं, और प्रोजेक्ट अप्रूव हुए जा रहे हैं। प्रशासन अप्रूव किया जा रहा है, ये बनाए जा रहे हैं, लोगों को लूटते जा रहे हैं, और कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ हम लोग देखिए लुटे हुए खड़े हुए हैं। लोगों को लग्जरी सपने दिखा के बिल्डर ने करोड़ों रुपए में फ्लैट बेचे, और आज इतनी गर्मी में, इस कड़ी धूप में लोग यहाँ पे इस कचरे के ढेर के सामने खड़े हैं और इस इंतजार में हैं कि उनका घर कभी तो मिलेगा।